नमस्कार मध्य प्रदेश के बेरोजगारों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारी जो आज की चर्चा होने वाली है मध्य प्रदेश के पर्यटन में धार्मिक पर्यटन हम देखेंगे, प्राकृतिक पर्यटन भी देखेंगे, किस तरीके की फैक्ट मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और क्या आपको विशेष तैयारी करके लिए वहां पर चलनी पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश जो पीएससी है 2023 का वो दिसंबर 17 दिसंबर उसका डेट है एग्जामिनेशन का। संभवतः उसकी डेट बढ़ेगी, ऐसा अनुमान हमको लगा रहा मतलब दिख रहा है। क्योंकि पुराने हम अगर देखेंगे एग्जाम शेड्यूल तो डेट हमेशा बढ़ती ही रहती है। फिर भी हम कोशिश करते चलते हैं कि उसके पहले-पहले हम इसका सिलेबस पूरा खत्म कर दें। और एक और चीज़ ये है कि आपको सफलता प्राप्त करना है तो सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट्स वीडियो देखने से या दूसरे तरीके की और आपको ये करने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। वो तमाम यूट्यूबर जो आपको 2 घंटे ज्ञान पेलते हैं और 15 मिनट पढ़ाते हैं, वही यही बात बताते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो कब के ना डिप्टी कलेक्टर बन गए होते, वो कब के ना अधिकारी बन गए होते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोगों ने मेहनत नहीं की, तो आज हम आपके सामने ज्ञान पेल रहे हैं, सीधी बात। अगर ये जो हम 1-2 साल, 3 साल, 5 साल पहले अगर समझ गए होते, तो ये ज्ञान नहीं मिलते। जीतने वालों ने तो हमेशा ये कोशिश की है कि हारने वाला इंसान कभी वो रास्ता देख ही ना पाए, जो वो जीतने जीतने वाले इंसान ने पार किया है, तय किया है। वो हमेशा ये उस बात को छुपा के रखता है। हारने वाले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा गाइड किए गए बच्चे उनसे ज़्यादा तरीके से नंबर लाएँ और वो सफलता की सीढ़ियों को चूमें और दूसरे तरीके से वो अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। तो सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत के अलावा और दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। ट्रिक के पीछे कोई ट्रिक काम नहीं करती, ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागो, ट्रिक के पीछे भाग के क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल लोगे? मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन का प्री निकालोगे, फिर मेंस में लटक जाओगे क्योंकि मेंस के लिए तो चाहिए आपको डिटेल्स। वहां भी आप जैसे तैसे चलो कर लिए, नकल वकल ऐसा जो व्यवस्था आपके पास बनी आप कर लिए, फिर आप इंटरव्यू में जाके लटक जाओगे। तो आपको कहीं न कहीं मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के काम होने वाला है और ट्रिक आपको वहाँ काम आने वाली है ही नहीं। प्री के एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि ट्रिक काम आएगी, लेकिन मेंस के और इंटरव्यू में तो ट्रिक काम नहीं आने वाली है। अगर जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, संजोए हुए हैं, तो वो हाथ जोड़ के विनती है कि आज से ही वो या तो ई-रिक्शा खरीद लें, उतने भी पैसे नहीं होंगे तो लोन लेके खरीद लें और वो आज से चलाना प्रारंभ कर दें। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको अधिकारी बनने का सपना देखना है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के दम पे ही सब कुछ होता है। अगर मेहनत नहीं हो रही है तो दूसरे काम ज़रूर देख लें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के और कौन से एग्ज़ाम होंगे और उसमें क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं, ये देखने का प्रयास होगा। तो प्राकृतिक पर्यटन में चर्चा हो रही थी हमारी और आज हम बात करेंगे अमरकंटक की। अमरकंटक से क्वेश्चन बनता है तो अमरकंटक कहाँ है? सबको पता ही है कि ये जो है अनूपपुर जिले में आता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है। अमरकंटक एक तहसील है कहना चाहिए, एक क्षेत्र है उधर का जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से सोन नदी भी निकलती है और एक और नदी है वो है जोहिला। 3 नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। जोहिला की तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी और सोन नदी की ज़रूर कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो नर्मदा थी, एक महिला थी, एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का विवाह सोन नाम के व्यक्ति के साथ तय हुआ था। इसका विवाह इतनी तारीख को निश्चित होने वाला है। आगे कहानी ये आती है कि नर्मदा जो विवाह तय होने वाला है सोन के साथ, वो सोन से परीक्षा लेती है विवाह के पूर्व और परीक्षा ये कि ये पति धर्म का कितने बेहतरीन तरीके से पालन कर पाएगा, क्या ये मेरे पति बनने योग्य है, मैं इस बात की क्यों ना परीक्षा लूँ। तो उसने अपनी दासी को नर्मदा कह करके या नर्मदा नाम दे करके सोन के पास पहुँचाया। सोन उस दासी को जो अत्यधिक खूबसूरत थी, अत्यधिक सुंदर थी, उसको देखकर उसकी जो इच्छा थी वो उसने तमाम तरीके से अपनी पूरी की। तो ये सब घटना जो घटी वो नर्मदा के सामने घटी। तो नर्मदा ये सब चीज़ों को देखकर वो अपने आप को घृणित महसूस करने लगी और उसने वैराग्य का एक तरीके से मार्ग प्रशस्त कर लिया कि मैं अब वैरागिनी बन गई। और फिर वहीं से वो जो है पश्चिम की तरफ निकल गई और फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आई। सोन जो था वो फिर उत्तर की तरफ निकल गया या दूसरी दिशा की ओर निकल गया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक पौराणिक कथा है कि ऐसी कथाएँ में आता है कि दोनों का विवाह निश्चित हुआ था, फिर शादी नहीं हो पाई और दोनों एक-दूसरे के विपरीत दिशा में निकल गए। इस तरीके की इनकी प्रेम कहानी प्रचलित है। तो माँ नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी भी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में बहती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा गया है। सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश में जा करके और गंगा नदी के साथ समाहित हो जाती है। सोने के कण इत्यादि वगैरह मिलते हैं तो लोगों ने नाम दिया कि सोने के कण मिलते हैं इसलिए
इसके पानी में सोने के कण है, तो इसे सोन नाम दे दिया। जोहिला की कोई कहानी नहीं है, जोहिला यहाँ की एक बहुत खूबसूरत नदी है। एक बार आप जाएँगे तो आपको ये निश्चित ही यकीन होगा कि क्या क्षेत्र है मध्य प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन का, जो हमें घूमना चाहिए। अमरकंटक से और एक चीज़ आपको रखना है कि यहाँ पर माई की बगिया है। माई की बगिया पूछेगा कि कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि माई की जो बगिया है वो कहाँ है भाई साहब, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है, जो नर्मदा नदी पे है। माई की बगिया के बाद आपको बताना है कि यहाँ माई का मंदिर भी है। माई का मंदिर, माई की बगिया और माई का मंदिर है यहाँ। यहाँ पर कपिल धारा भी है, कपिल धारा और दुग्ध धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। यहाँ पर कपिल धारा और दुग्ध धारा है, जो नर्मदा नदी बनाती है। कपिल धारा और दुग्ध धारा कहाँ पर? अमरकंटक में। और साथ ही यहाँ पर नर्मदा कुंड है। क्या है? नर्मदा कुंड भी बना है, जहाँ पर लोग जाते हैं और यहाँ पर स्नान वगैरह इत्यादि करते हैं। ऐसे मानते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। माँ नर्मदा इनकी मनोकामना पूरी करती है, ऐसी लोगों की मान्यता है और वो जाकर यहाँ स्नान करते हैं। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई आपसे पूछेगा तो ये 13-12 किलोमीटर मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, और 10-77 किलोमीटर मध्य प्रदेश के हिस्से में बहती है। तो अभी बताने की बात नहीं है, जो मेरे वीडियो को पहले से देख रहे हैं उनको इस बात का पूरी तरीके से वो लिख चुके हैं। बार-बार वही फैक्ट रिपीट करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो अमरकंटक में देखना है कि 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। माई की बगिया है, माई का मंदिर है, कपिल धारा, दुग्ध धारा यहाँ से निकलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? नर्मदा कुंड है। ये क्षेत्र बहुत ठंडा है, ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक आपको वन मिलेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं या जो जनजाति है, जैसे पनिका जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पर गोंड जनजाति के लोग भी रहते हैं। तो ये जो जनजाति के लोग हैं, ये जड़ी बूटी इत्यादि तमाम चीजें इकट्ठे करते हैं जंगल से, उन्हें बेचने का काम करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या का चीजों को ठीक तरीके से कर लेते हैं, गुजर बसर हो जाता है। तो ये मैंने मध्य प्रदेश की जनजातियों में पढ़ाया था कि यहाँ पर कौन सी आपको जनजाति मिलती है। अगर उन वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखिए, वहां से आपकी काफी मदद होगी। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आपको यही चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं होगा। हाँ, और एक और चीज याद आपको यहाँ की, ये अमरकंटक में एक जो मंदिर बने हैं, वो मंदिर बहुत सारे मंदिर बने हैं, प्राचीन मंदिर है। और जो प्राचीन मंदिर है उनका निर्माण भी पूछता है कि अमरकंटक में जो प्राचीन मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था, तो आपको बताना है कि कलचुरी वंश के शासक जो हुए, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको साथ ही साथ याद रखते चलना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होंगे नहीं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक बहुत बेहतरीन स्थान है, प्रकृति की दृष्टि से बहुत शांत स्थान है। एक बार नहीं गए हो तो जरूर जाके देखिए, बहुत शांति मिलती है। और क्वेश्चन देखते हैं जो मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में हमें पूछेंगे। प्राकृतिक पर्यटन हमारा टॉपिक चल रहा है। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि आपकी अंगुली दर्द करती है, अंगुली दर्द करेगी तो आप तो कमेंट कर ही नहीं सकते, हमें पता ही है। और कमेंट नहीं करोगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे। कमेंट करिए, नाचने गाने वाले वीडियो और तमाम चीज़ों से आपका भविष्य तय नहीं होने वाला, नहीं बनने वाला है। तो आपको हाँ, मोटिवेशन तो देना ही पड़ेगा हमको, तभी काम होगा। अगला हम पढ़ते हैं पंचमढ़ी। तो फिर देखेंगे बाबू की जो पंचमढ़ी है, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, समझ गए बाबू? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पंचमढ़ी है, और ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। कौन सा? हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पंचमढ़ी को कहा जाता है। इसकी जो खोज हुई थी, खोज का क्वेश्चन पूछेगा तो खोज का क्वेश्चन कैप्टन कैप्टन फरसोत कैप्टन फरसोत कैप्टन फरसोत ने इसकी खोज की थी, या इसे ढूंढने का काम किया था। कैप्टन जो फरसोत था, ये ब्रिटिश शासक का एक अधिकारी था, सेना का अधिकारी था। इसने मध्य प्रदेश के जंगलों में, होशंगाबाद के जंगलों में पंचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज की कि ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव कभी आए थे, भगवान लॉर्ड शिवा आए थे और उन्होंने अपना बहुत सारा जीवन इधर ही व्यतीत किया था, बहुत सारा समय यहाँ पर गुजारा था। तो पहला व्यक्ति देखो, दूसरे देश का व्यक्ति ने खोज करके बता दिया, लेकिन हमने नहीं बताया। कैप्टन फरसूत जो था वो इसका खोज करता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के MPPSC में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कैप्टन फरसोत पंचमढ़ी की खोज करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहलाता है, साथ ही साथ याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहलाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहेंगे इसको, मध्य प्रदेश का कश्मीर। और साथ ही साथ सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किसको? पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व।
रिजर्व बनाया गया है, जो पर्यटक यहाँ जाते हैं उनके लिए बनाया गया है 1999 में। बायोस्फीयर रिजर्व तैयार करके बना दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व का काम होता है प्रकृति का संरक्षण करना। जितने भी प्रकार के वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है बायोस्फीयर में। तो पंचमढ़ी को बायोस्फीयर के रूप में डेवलप किया गया 1999 में भारत सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार इसका अभी संरक्षण कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कहाँ से पूछेंगे, पंचमढ़ी से पूछने का आपको ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो धूपगढ़ की चोटी है। धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है वो 1350 मीटर ऊंची है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, वो धूपगढ़ की चोटी है। 1350 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है, जो यहीं इसी क्षेत्रों में महादेव पर्वत के आसपास ही नजर आती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कहीं सूर्य दिखता है तो यही धूपगढ़ की चोटी में दिखता है, क्योंकि ऊंचाई अधिक है। सबसे पहले सूर्य की किरणें यहीं पर आती है, धूपगढ़ की चोटी में। तो और यहाँ पर आपको पचमढ़ी में कुछ चीजें देखने को मिलेगी जो आपको इम्पोर्टेंट है, इतना लिख लीजिए। नहीं लिखे तो मैं बता दूं, क्योंकि नीचे कमर झुकाने में तकलीफ हो रही है मेरे को। पेट बड़ा हो गया तो कमर झुकाने में तकलीफ तो हो गई ही ना। चलिए पढ़ते हैं, और पंचमढ़ी से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पंचमढ़ी से जो है यहाँ पर जो है शिव मंदिर आपको मिलेगा। शिव मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पर, पंचमढ़ी में। साथ ही जटाशंकर आपको मिलेगा। जटाशंकर एक दर्शनीय स्थल है। जटाशंकर मिलेगा, शिव मिलेगा, शिव पांडव गुफा भी आपको मिलेगी। पांडव गुफा, ऐसा माना जाता है कि पांडव ने अपना अधिकांश समय इधर ही गुजारा था, उनको जब वनवास प्राप्त हुआ था। तो शिव मंदिर है, जटाशंकर है, पांडव गुफा है। तीसरा चौथा नंबर हमारे पास होगा कि यहाँ पर महादेव पर्वत है ना। महादेव पर्वत, महादेव पर्वत भी है, जहाँ पर लोग शिवरात्रि को यहाँ पर मेला लगता है। कब? शिवरात्रि को। मैंने मेलों में पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा दे रहा हूँ कि यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है, और लगभग ये जो मेला रहता है ये 1 माह तक चलता है। 1 माह ना भी चले तो 15 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा। 15 दिन शिवरात्रि के पूर्व लगता है, और शिवरात्रि के दिन खासकर मेला होता है। सबसे अधिक भीड़ अगर होगी तो शिवरात्रि में होगी। सबसे ज्यादा अगर इस क्षेत्र में लोग आते हैं तो महाराष्ट्र के लोग आते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। ये क्वेश्चन इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता दूं आपको याद रखने के लिए, महादेव पर्वत यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है महादेव पर्वत को हर्वट कोट, हर्वट कोट के नाम से भी जाना जाता था पहले। पहले इसका नाम था, पुराना नाम इस जो जगह का था महादेव पर्वत का, उसे हर्वट कोट कहा गया था। अभी नाम बदल गया है और इसे महादेव पर्वत कह दिया गया है। पहले हर्वट कोट कहा जाता था इसको। तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से इतने ही क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जो पांडव गुफा है, पांडव गुफा के बारे में एक चीज यहाँ बता दूं कि पांडव, एक कई पुस्तकों में बताता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश अज्ञातवास या वनवास का जो समय था वो यहाँ गुजारा था। कुछ पुस्तकों में ये बात आती है कि यहाँ पर जो बौद्ध साधु आए, उन्होंने पांडव गुफा का निर्माण कराया पहली सदी में, या फर्स्ट ईसा पूर्व जो था, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्होंने बौद्ध साधुओं ने इनका निर्माण कराया। तो दो तरह की चीजें आपको नोट करते हुए चलना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगे। मध्य प्रदेश पीएससी आप मेंस लिखेंगे तो आपको दोनों फैक्ट इसमें जोड़ना है कि पहला तो ये हमारा एक तरीके से धार्मिक स्थान भी है, बौद्ध धर्म के अनुसार भी और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भी, दोनों तरीके से ये हमारा क्या है, धार्मिक स्थान है। लेकिन उत्पत्ति की बात होगी तो दोनों चीजें लिखेंगे कि पहली शताब्दी में बौद्ध साधुओं ने इसका निर्माण कराया। कुछ जगह ये फैक्ट भी आता है। दूसरा फैक्ट ये है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अधिकांश समय गुजारा। तो इस तरीके की चीजें आपको मध्य प्रदेश में पांडव गुफा, जो कहाँ पर है, पंचमढ़ी में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगला हम पढ़ते हैं भोपाल। जो भोपाल है भाई साहब, सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश राजधानी जब बन रही थी तब पहले ये माना गया, या ये बात आई कि जबलपुर को राजधानी बना दिया जाए। लेकिन जबलपुर राजधानी नहीं बन पाई। उसका मुख्य कारण ये था कि जबलपुर में उतने विशाल भवन उपलब्ध नहीं है जो प्रशासनिक कामों के लिए या कार्यालयों के लिए प्रयोग किया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल बना दी गई। भोपाल नवाबों का शहर था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो शासक रहे हैं वो पटौदी परिवार के ही है, और उन्होंने बहुत सारे बेगमें भी वहां शासक रही हैं, और बहुत सारे भवन इत्यादि वगैरह उन्होंने
बनवाए अंग्रेजों के साथ मिल करके। तो वही जो है हमने आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया तो उसे हमने प्रशासनिक भवनों के रूप में इस्तेमाल उनका किया। तो मध्य प्रदेश जो का है भोपाल इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में आपको एक चीज़ मिलेगी जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी मध्य प्रदेश में भोपाल को कहा जाता है। है ना, ताल तो ताल सब बाकी सब तलैया है और झीलों में झील। तो भोपाल ऐसा कुछ एक शेर शायर ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो झीलों की नगरी भी मध्य प्रदेश के भोपाल को कहा जाता है। यहाँ पे और कुछ चीजें प्रसिद्ध है, वो आपको देखना है कि यहाँ पर बिरला मंदिर मिलता है। बिरला मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। बिरला मंदिर, बिरला मंदिर के बाद यहाँ पर जो है बड़ा तालाब मिलेगा। बड़ा तालाब, तो बड़ा तालाब जो है पूरे समुद्र की जैसे दिखता है, जो आपको ऐसा फील करवाता है कि हम सब किसी समुद्र के पास हैं। इसी के पास जो बड़ा तालाब है, इसी के पास आपको मिलेगा एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे कहता है जामा जामा मस्जिद की तर्ज में बनाई गई है, जो दिल्ली में है जामा मस्जिद। तो जो भोपाल की मस्जिद है उसका नाम है ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद, मस्जिद। ताज उल मस्जिद जो है ये सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद है कहाँ की? एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका एशिया की किस दृष्टि में सबसे बड़ी है? आकार में सबसे बड़ी है, यानी कहना चाहिए कि इसका जो आंगन है, मस्जिद का आंगन है, वो आकार में सबसे बड़ा है। बाकी तो ये मध्य प्रदेश एशिया की दूसरे नंबर की मस्जिद है, यानी विश्व की बात करेंगे तो इसका जो आंगन है वो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। सारी मस्जिदों से बड़ा आंगन यहाँ बना है। एक बार हम यहाँ चले गए, हमने पता नहीं कि ये मस्जिद है करके यहाँ पर, और उस क्षेत्र में हम तालाब के क्षेत्र में इंदौर का जो एक रास्ता जाता है उसी के साइड में आपको ये मस्जिद मिल जाएगी। भोपाल से इंदौर बस रूट में ये मिलता है। तो जब आप इसका प्रांगण देखेंगे तो प्रांगण देखने से आपको लग जाएगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ विशेष चीज है, क्योंकि इसके जो पत्थर है वो गेरुआ कलर के पत्थर चारों तरफ से लाल कलर के लगे हुए हैं। बड़े बेहतरीन भव्य तरीके से इमारत बनाई गई है। गुंबद बनाए गए हैं सफेद कलर के और इतनी विशाल लगती है कि अ, ऐसा मन करता है कि भले ही इस कम्युनिटी के हम नहीं आते लेकिन एक बार जरूर जाके घूम ले। तो ये जो बनवाने का काम किया था, ये एक चीज और मिलेगी, वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और जो उद्यान में मैंने पढ़ाया था कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसका रखरखाव भोपाल नगर निगम के द्वारा किया जाता है। 3 हिस्सों में इसलिए बांटा है, एक कुछ बना दिया चिड़ियाघर, एक को बना दिया है अस्पताल, मध्य प्रदेश वन्य प्राणी अस्पताल भी इसी जगह वन विहार में है, और दूसरा आपको ये राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपको राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के वन विहार में, भोपाल के अंदर। तो वन विहार भी यहाँ फेमस है, और इससे अधिक क्वेश्चन पर्यटक की दृष्टि से आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं मिलेंगे। भोपाल में इतने भदभदा तालाब भी आपको मिलेगा, भदभदा रोड में जो है। तो ये आपको भोपाल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत भारत भवन है, सारे प्रशासनिक कार्यालय तो है ही हैं वहाँ पर। तो उतना तो बताने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं भोपाल के बारे में वो मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर हो तो जरूर बताइएगा आपके दिमाग में, मेरे में तो है नहीं। अगला पढ़ते हैं हम, वो है भीम बेटिका। भीम बेटिक बेटिका भीम बेटका। जो भीम बेटिका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। रायसेन में है, और इसे जो है प्रगति हासिक काल में बनाया गया था। प्रगति हासिक काल में जो भीम बेटिका की गुफाएं हैं, ये प्रगति हासिक काल की गुफाएं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी गुफाएं यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी गुफाएं इसी को कहते हैं, सबसे बड़ी गुफा। विश्व की सबसे बड़ी गुफा आपको मिलेगी कौन सी? भीम बेटिका की गुफा। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र में मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कलर किए गए हैं पत्थरों के ऊपर गुफाओं में, जो आज भी जस के तस बने हुए हैं। भले ही उन डिजाइनों के बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि है किस चीज की। बिल्कुल बारीक बारीक डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कोई व्यक्ति की बारात जा रही है तो उसमें बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे, वहां पर हाथी मिलेंगे। हाथी की जैसी आकृति नहीं है, लेकिन वैसा बनाया गया है कि ये घोड़े ही होंगे या हाथी ही होंगे करके। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। कौन से? ये प्रागैतिहासिक काल के समय की यहाँ पर चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। एशिया की विश्व की सबसे बड़ी गुफा इसे माना जाता है, जो है कौन सी? भीमबेटिका है। इसे ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है।
यूनेस्को की सही गलती हो रहा है। यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूची में इसे सम्मिलित किया गया है कब? 2003 में। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। ये भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 स्थान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। उनमें से हमारा एक है कौन-सा? आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका की गुफा। आगे हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारे पास एक और, वो है हमारा आदमगढ़ की गुफा। आदमगढ़ की गुफा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आदमगढ़ की गुफा कहाँ है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये होशंगाबाद का आता है, तो ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद, और होशंगाबाद की ये जो है वो प्रागैतिहासिक काल की है। प्रागैतिहासिक काल, बस इतनी आपको ध्यान रखनी है। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है, प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। इतनी ज़्यादा विशेष इन गुफाओं में कुछ है नहीं, लेकिन लोग यहाँ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इंटरनेट में चिपकाते हैं, बस यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। तो ये आपको आदमगढ़ की गुफा आपको ध्यान रखना है। पांडव की गुफा भी आपको होशंगाबाद में मिलेगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पंचमढ़ी में बताया, तो उसे पांडव गुफा भी कहते हैं। वो कहाँ मिलेगी? होशंगाबाद में मिलेगी। छिंदवाड़ा में नहीं लगाना है, क्योंकि छिंदवाड़ा का क्षेत्र नहीं आता है इसमें। पांडव गुफा कुछ लोग छिंदवाड़ा में लगा देते हैं। अरे भैया, जिला लगा हुआ है, बॉर्डर लगी हुई है, पर नहीं आता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। कल हम और चीजों को पढ़ेंगे जो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय, टेक केयर।